Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome back once again lecture number 3 over the integrals. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को कवर किया था, उसी के आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, कुछ नई चीज़ आज सीखेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो एंटी डेरिवेटिव शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत ही किया था. तो आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखेंगे, यहीं से थियरी को स्टार्ट करते हैं. ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं बोर्ड्स में और आईआईटी जेईई में भी. ठीक है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव. ओके, एंटी डेरिवेटिव एफ, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड by fx equal to 4x cube minus 6 where f कैपिटल f0 इक्वल टू 3. ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, बोर्ड्स में भी और आईआईटी जेईई में भी एमसीक्यू में पूछ लेता है. ठीक है, f0 इक्वल टू 3 गिवन है और एक फंक्शन जो है x के टर्म में डिफाइन है fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 और इसका मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. ओके, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव. और पिछले क्लास में मैं चिल्ला के कई बार बता चुका हूं कि एंटी डेरिवेटिव शब्द जहां पर भी आए दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा. फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ, दैट मीन्स कि जो एंटी डेरिवेटिव हम निकालेंगे वो कैपिटल एफ फंक्शन होगा. किसका? स्मॉल फंक्शन जो गिवन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6. ओके, ये गिवन है तो मुझे कैपिटल एफ निकालना है. एग्जैक्ट कैपिटल एफ क्या होगा वो निकालना है और कुछ वैल्यूज भी दे रखा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे हमें दे रखा है कि f0 इक्वल टू 3. ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं थोड़ा सा सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं, अभी मैं इसका एक शॉर्ट वे भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये थ्योरी का पार्ट है, तो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों का पार्ट है, तो थोड़ा सा लिख के चलते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं लिखूं कि वन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 6x. अच्छा, ये कैसे आया? एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही है, समझिएगा, कि जैसे मैंने अगर मैं फिर से रिकॉल करूं कि एज ए स्टैंडर्ड कि अगर कहीं पे लिखा है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स. ओके, ध्यान दीजिएगा, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं gx का क्या निकाल लूं, एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि इंटीग्रल, वो कौन सा फंक्शन होगा? वो फंक्शन होगा जिसका हम लोग क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव. दैट मीन्स वो हमें क्या मिलेगा, fx. अब समझिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है. दैट मीन्स कि वो कौन सा फंक्शन, वो कौन सा fx रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है. ओके, तो अगर मैं देखूं तो ये छोटा सा फंक्शन है, इसलिए इसको एज ए एंटी डेरिवेटिव के टर्म में मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन. x की पावर 4 माइनस 6x, अगर मैं इसको डेरिवेट करता दैट मीन्स कि d अपॉन डी एक्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता x की पावर 4 माइनस 6x, तो हमें क्या मिलता, 4x क्यूब माइनस 6. ओके, अगर मैं अब फिर से मैं कह रहा हूं कि इसका मैं एंटी डेरिवेटिव लेता दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 dx, तो मुझे क्या मिलता, वो फंक्शन हमारा क्या होता, वो फंक्शन हमारा क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा. ओके, तो इसलिए ये छोटा सा टर्म है तो हमें ऑलरेडी देख के भी आइडिया लग जाता है कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चंस पे डाइवर्ट होके यहाँ पे आता हूँ कि दैट मीन्स कि इसका मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है. तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4 बाई 4 माइनस 6x प्लस क्या आएगा, c आएगा, प्लस क्या आएगा, c आएगा. ओके, तो हमारा फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, और इसका एंटी डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो उस फंक्शन को नाम दे दिया गया है क्या है, कैपिटल f. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल f. दैट मीन्स कि ये फंक्शन किसका है, x का है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक शब्द मैंने यूज किया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, तो ये जो f0 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें 3, f0 की वैल्यू जो भी 3 गिवन है वो डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट को निकालने के लिए ही गिवन है. अब देखिएगा कैसे इसको यूज करते हैं. जैसे f0 की वैल्यू 3 दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं
तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ जीरो की वैल्यू कितना आ रही है 3, दैट मीन्स कि एक्स की जगह अगर मैं जीरो को प्लेस कर दूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 3, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एफ जीरो इक्वल टू जीरो टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू जीरो प्लस सी, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि एफ जीरो की वैल्यू क्या है 3, 3 इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस सी, दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट c इक्वल टू 3, यानी कि एग्जैक्ट एंटी डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो एंटी डेरिवेटिव का जो फंक्शन हमारे सामने आया है वो फंक्शन क्या है कि कैपिटल एफ एक्स, ओके, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस सी आया है। तो इस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, इस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, दैट मीन्स कि जो हमारा एंटी डेरिवेटिव आएगा x टू द पावर 4x माइनस 6x प्लस 3, ये एग्जैक्ट वो एंटी डेरिवेटिव होगा जिसका 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 ओरिजिनल फंक्शन जिसको डेरिवेट करके ए आया होगा वो x टू द पावर 4 माइनस 6x होगा, ओके। तो इसका एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स कि ये जो एफ एक्स हमारा स्मॉल में गिवन है 4x क्यूब माइनस 6, इसका एंटी डेरिवेटिव का एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा, जैसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट को अलग अलग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे c भी यूज कर लिए, 1/3 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या 3/1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन अगर एमसीक्यू यहीं भी पूछ लेता तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाता कि x टू द पावर 4 माइनस 6x माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाता x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाता कि x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है नन ऑफ दिस, ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी जो c की वैल्यू है वो अलग अलग आएंगे, सभी c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। लेकिन अब सोचिएगा अगर ये हमें f0 इक्वल टू 3 नहीं गिवन होता, f0 इक्वल टू 3 नहीं गिवन होता तो कांस्टेंट हम एज ए सी यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे f0 की वैल्यू 3 इसीलिए गिवन है कि हमें एग्जैक्ट वो कांस्टेंट बताइए जिसका डेरिवेटिव निकालने पे वो फंक्शन आता है, दैट मीन्स कि उसका इंटीग्रेशन अगर मैं लेता एंटी डेरिवेटिव तो ये एग्जैक्ट फंक्शन आता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो बी पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। बी पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। होप क्लियर होगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक एज ए प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ तो क्लियरिटी आ जाएगी कि इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट यूज किया, उसको छोड़ के अब एंटी डेरिवेटिव मीन्स हम सिर्फ एज ए इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। राइट ऑन के नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ d अपॉन डी एक्स, ओके, इफ d अपॉन डी एक्स f ऑफ x स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 such that f2 equal to 0, f2 equal to 0, then fx is okay, then fx। अब समझिएगा यहाँ पे फिर से ऐसा कोई टर्म यहाँ पे यूज नहीं किया है कि इंटीग्रेशन करना है, ऐसा कोई शब्द नहीं यूज किया है कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, अब देखिए, जब भी हमारे सामने कोई फंक्शन दिया रहता है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स और उसका रिजल्ट आता है g ऑफ x में, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ dx अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, f ऑफ x मिलता है, हमें क्या मिलता है, f ऑफ x। ये हमारा स्टैंडर्ड एक क्या है, रूल है। ये स्टैंडर्ड रूल हमें हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है फंक्शंस को ऑब्टेन करने में, या कोई भी जनरल फंक्शन या कोई भी कांस्टेंट ऑब्टेन करने के लिए। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं प्रोसीड करूं तो हमारे सामने क्या लिखा है कि d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4। ध्यान दीजिएगा, अब हमें यहाँ पे f2 की वैल्यू क्या गिवन है, f2 की वैल्यू 0 गिवन है। दैट मीन्स कि कोई भी कलाकारी करके, कोई भी कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझे fx निकालना है, तभी जाके हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमारी नीड ही यहाँ पे fx है, तो थोड़ा सा अगर मैं इसी थ्योरी पे आगे बढ़ूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब, दैट मीन्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x। अब ये हैरान वाली और बात नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यूज कर लिया कि fx को कैसे हम निकाल सकते हैं। और ये अब सिंपल क्या है हमारे सामने, सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बखूबी लेक्चर नंबर 1 में हमने यही काम किया है कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन, हालांकि मैंने सेकंड लेक्चर में किया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने
कौन कौन से टूल्स यूज होंगे उसको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर लूंगा कौन सा फंक्शन, कि अगर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं और उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, उनके बीच में ऑपरेशन प्लस या माइनस हो रहा है, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 4 क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, f ऑफ x, क्या लिखेंगे, f ऑफ x। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 4 एज ए कॉन्स्टेंट है, x³ क्या हो जाएगा, dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट है 1/x टू द पावर 4 क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू fx। ओके, होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4x टू द पावर 4 बाई क्या हो जाएगा, 4, कैसे, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, ठीक है, माइनस 3। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x की पावर -4 dx इसको लिख सकते हैं f ऑफ x। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x टू द पावर 4 माइनस 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर -4 + 1 -4 + 1 क्या हो जाएगा, fx, क्या हो जाएगा, fx। और मैंने क्या बोला, पिछले क्लास में मैंने बोला था कि दो फंक्शंस को अगर मैं चाहे जितने भी फंक्शंस हो उनको लास्ट में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ एक c। ओके, एक c ऐड कर दे रहा हूँ। तो फाइनली इसको कंक्लूड करें तो मैं लिख सकता हूँ कि x टू द पावर 4 -3 x टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx। ओके, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो मुझे मिल जाएगा कि x टू द पावर 4, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 अपान क्या मिलेगा, x टू द पावर 3 प्लस c इक्वल टू fx। ओके, क्लियर है, होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे सोचिए हमारे पास ये फंक्शंस की वैल्यू आ गई, लेकिन ये फंक्शंस की वैल्यू हमें क्यों दी रहती है, कि एग्जैक्ट सी को ऑब्टेन करने के लिए, एग्जैक्ट सी को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक रिलेशनशिप ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जैसा कि इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, f2 की वैल्यू क्या गिवन है, 0। f2 की वैल्यू 0 को हम यूज करके यहाँ पे एग्जैक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ से f2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0। तो मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल टू 0 क्या लिखूंगा, एट x इक्वल टू 0 इस फंक्शंस में हम वैल्यू को प्लेस कर देंगे। अगर मैं fx को ढंग से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x टू द पावर 3 प्लस c। ओके, तो यहां से मैं x की जगह क्या प्लेस कर दूंगा, 2, x की जगह क्या प्लेस कर दूंगा, 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपान 2 का क्यूब प्लस का c। ओके, f2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 को 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूंगा 4 दूंगा 8, ठीक है, 2 दूंगा 4 दूंगा 8, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 16, और ये कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस का c। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 0 इक्वल टू 16 8 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 129 अपॉन में 8 प्लस c। ओके, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर c को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -129/8, जो कि एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब अगर मैं फाइनल fx को लिखूं, ठीक है, fx हमारा क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x टू द पावर 3 प्लस c। ओके, तो इस c को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो एग्जैक्ट हमें फंक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स कि fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x क्यूब -129/c। ओके, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये इस तरह के सवाल क्यों पूछे जाते हैं। fx तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आता है 129/8 आएगा। ओके, 129/8, तो यहाँ पे अब हमारे सामने ऑप्शन ऐसे दे देगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x क्यूब प्लस का 129/8। ओके, बी ऑप्शन हमारे सामने दे देगा कि x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x टू द पावर 3 -129/8। ओके, सी ऑप्शन हमारे सामने दे देगा कि x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x टू द पावर 3 प्लस का 129 अपॉन में 3 दे देगा, और डी दे देगा नन ऑफ दिस। ओके, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट का खेला है, ठीक है, और उसको निकालने के लिए ये सेट पैटर्न है। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो उसमें एक फंक्शंस की वैल्यू दी रहेगी किसी पर्टिकुलर x के लिए, ताकि हम एग्जैक्ट आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। और एग्जैक्ट आर्बिट्री कांस्टेंट को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट फंक्शन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जो फंक्शन ऑब्टेन हुआ है मुझे, इसमें यहाँ तक की वैल्यू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये तो कोई भी ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आर्बिट्री कांस्टेंट ऑब्टेन करने के लिए हमें एक रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। ओके, फाइन।
ओके, होप क्लियर होगा। तो अभी ये सेट टाइप ऑफ पैटर्न है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते भी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि दूसरा सवाल जो मैंने किया, तो उसमें कहीं पर भी ये शब्द यूज़ नहीं किया है कि ये डिफरेंशिएशन का सवाल है कि इंटीग्रेशन का सवाल है। हमें समझना होगा कि ये तो कुछ और नहीं, ये तो बेसिक फंक्शन है कि जो कि एक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक नया कुछ चीज़ है और काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ओके, ये हमें पता है कि इफ़ कोई एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम एफ एक्स का अगर हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, जी एक्स, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या लिखेंगे, ए। काफ़ी अच्छा है, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा पूरे इंटीग्रेशन में कई जगह हेल्प करेगा, बहुत जगह ये हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को याद किया है। और जब भी हमारे सामने इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो उसको हम लोग करेंगे। थोड़ा सा इसको लिखते हैं, उसके बाद रिकॉल कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है। मैं अभी कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका रिजल्ट ये आता है, दैट मीन्स कि जैसे अगर मैं बात करूं कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये मुझे पता है, तो एक्स की पावर ए एन प्लस बी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैं इंटरप्रेट करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। एज ए स्टैंडर्ड है तो इसको एज ए रूल कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, नोट करके लिखेंगे। इसी के बारे में लिखना है कि when x is replaced by a linear expression, then the result will be g of linear expression, okay, g of linear expression divided, ठीक है, divided by coefficient of x, okay, divided by coefficient of x, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसी को इंटरप्रेट करेंगे ऊपर के रूल में। अगर क्या कर रहा है, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय ए लीनियर एक्सप्रेशन, अब देखिए हमारा जो रिजल्ट है, जो मुझे पता है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे जी एक्स आता है, इस x को हमने रिप्लेस कर दिया एक लीनियर एक्सप्रेशन से, ए एक्स प्लस बी टाइप का जो भी यहाँ पे गिवन है वो क्या है, हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट दैट मीन्स कि जो जी एक्स है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी लीनियर एक्सप्रेशन दिया है, जी ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंटीग्रेशन मुझे पता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या किया, जी एक्स, तो अगर मैंने ओरिजिनल इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट मुझे पता है उसमें हमने अगर x को रिप्लेस कर दिया एक लीनियर एक्सप्रेशन से, तो जो रिजल्ट है उसमें एक्सप्रेशन तो रहेगा ही, और x के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। छोटा छोटा इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि जैसे मुझे पता है, ठीक है, कुछ चीज़ें पता है, उसी के आधार पे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे वी नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अगर मैं लिखूँ तो क्या आता है, साइन एक्स प्लस सी। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये मुझे पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं अगर ये पूछ दूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, ओके ध्यान दीजिएगा, cos ax प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ओरिजिनल तो मुझे पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो ओरिजिनल फंक्शंस के हिसाब से ही मैं लिखूंगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, sin ऑफ ax प्लस बी। दैट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन को रिजल्ट में एज इट इज रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, x के कोफिशिएंट है, दैट मीन्स a से डिवाइड करेंगे प्लस c। ओके, होप क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि अगर इसी पे मैं पूछ लूँ कि cos ऑफ 3x प्लस 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओके, इट्स जस्ट ए इंटरप्रिटेशन ओवर द cos x इंटीग्रेशन। ओके, तो यानी कि उस फंक्शंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि
अगर cos x का इंटीग्रेशन देखें तो क्या होता है sin x, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि sin 3x प्लस 7, ओके, sin 3x प्लस 7, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, दैट मीन्स इसको 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे प्लस c, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके, होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन को यूज करते हुए ताकि क्लियरिटी आ सके। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जैसे हमें क्या पता है कि इफ tan x, ओके, tan x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है ln mod sec x, ओके, ln mod sec x प्लस c। ओके, अगर ये मुझे पता है देन अगर मेरे से कोई ये पूछ ले कि tan 5x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि ln mod sec 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 अपॉन में क्या करेंगे x के कोफिशिएंट से, दैट मीन्स 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि हमारे सामने ये पता है हमें कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। अच्छा, जो ये बार बार मैं लिख रहा हूँ कि ये मुझे पता है, ये निकालना है, इट्स जस्ट इंटरप्रिटेशन। जब आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, जस्ट ए थियरी पोर्शन, इसको मैं इसी तरीके से करूंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो सके। ओके, अगर मुझे ऑब्टेन करना है कि देन इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x बाई 5 माइनस 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, दैट मीन्स मैं यहाँ से लिख दूंगा कि sin x बाई 5 माइनस 3, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 बाई 5, दैट मीन्स 1 बाई 5 से हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। अगर मैं फाइनली देखूँ तो 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 ऑफ sin x बाई 5 माइनस 3 प्लस सी। ओके, दैट मीन्स कि इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसके हिसाब पे मैंने लिखा, हमने इस हिसाब से लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मुझे क्या है पता है, और हमने ये रूल यूज कर लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ fx अगर gx है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा g ऑफ ax प्लस b, और उसके कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। ठीक है, क्या होता है माइनस cos x प्लस का क्या लिखेंगे c, प्लस का c। ओके, अगर हमसे कोई पूछ ले ये मुझे पता है देन इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x dx क्या हो जाएगा कि माइनस का cos 5x अपॉन में क्या लिखेंगे 5, दैट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंट x से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी में फिर से पूछ ले अगर कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई 7 dx, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ cos ऑफ x बाई 7 लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स कि 1 बाई 7 से डिवाइड भी कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फाइनली कि माइनस 7 cos x बाई 7 प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा। तो ये छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन है, इसको यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आगे आने वाली है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो एक आध क्वेश्चन लॉग के फॉर्मेट में भी अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर ठीक है, अगर मेरे से ये पूछा जाए कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, ठीक है, 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। ठीक है, log mod x। ठीक है, क्या होता है log mod x या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ln mod x। ठीक है, ln mod x। ठीक है, ln mod x प्लस c, देन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 dx। ओके, अब ध्यान दीजिए हमें जो पता है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट या बेसिक रिजल्ट हम लोगों ने रिमेंबर किया है वो 1 अपान x का मुझे पता है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस किससे कर दिया, एक लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स 3x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln mod 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 प्लस c, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स कि 3। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी में थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x dx, तो क्या लिखेंगे ln mod 5 माइनस 2x, ठीक है, प्लस c, और कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स माइनस 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ओके,
बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है और इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी में मैं फिर से ऐसे अगर पूछ लो कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/5 प्लस एक्स डी एक्स, 2/5 प्लस एक्स डी एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, 1/5 प्लस एक्स, 1/5 प्लस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे फिर से x को रिप्लेस कर दिए किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक लीनियर एक्सप्रेशन से, तो हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है, और ln मॉड 5 प्लस एक्स लिखेंगे और x के कोफिशिएंट 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, करें या ना करें कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, x की पावर 1 का इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, इफ 3x प्लस 4 की पावर 9 का इंटीग्रेशन मुझे ऑब्टेन करना है, ठीक है, dx, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ऐसा करते हैं, ओके, तो एक स्टैंडर्ड मुझे जो पता होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक है, इफ ये पता है क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, देन अगर हमसे कोई पूछ ले कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं लिखूं 3x प्लस 4 की पावर 9 dx, इसका इंटीग्रेशन मुझे बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन मुझे बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसी रूल को रिकॉल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उस रूल में था क्या कि हमें तो ये पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए x को रिप्लेस कर दिए 3x प्लस 4 से, दैट मीन्स कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, बट यहाँ पे हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, कोफिशिएंट ऑफ x से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3x प्लस 4 की पावर कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 10 अपॉन में 3 अपॉन क्या कर देंगे 1, तो फाइनली इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या हो जाएगा 1/30, 3x प्लस 4 की पावर कितना हो जाएगा 10, ओके, प्लस का c, ये क्या हो जाएगा आंसर है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना मिल के इस तरीके से मिक्स्ड फॉर्मेट में मिलेगा, तो इंटरप्रिटेशन मुझे आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1/√में 3, ठीक है, 4x प्लस 2, ठीक है, 4x प्लस 2 dx, इसका भी इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है। मुझे किसका इंटीग्रेशन आता है कि अगर मैं बात करूं तो x की पावर n का इंटीग्रेशन मुझे आता है, ठीक है, क्या आता है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1, ओके, होप क्लियर होगा। तो इसी हिसाब पे अगर मैं देखूं इसको, तो थोड़ा सा मैं अपने टूल्स में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करूं, तो अगर नहीं पता है किसी को तो मैं बता दे रहा हूं, अगर ये पावर n है और यहाँ पे gx फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, gx की पावर 1/n इसको लिख सकते हैं, gx की पावर 1/n। इसी तरीके से अगर मैं इस सवाल को देखूं तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में 4x प्लस 2 और उसका क्या है, पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, यानी कि क्यूब रूट लेना है, तो 1 अपॉन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2 की पावर क्या लिख देंगे 1/3 dx, ओके, तो 1/3 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 की पावर क्या लिखेंगे, -1/3 dx। अब देखिए इसका रूप कैसा हो गया, x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, दैट मीन्स कि यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया गया किससे, 4x प्लस 2 से, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि 4x प्लस 2 की पावर -1/3, ओके, -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस का क्या लिखेंगे c, लेकिन यहाँ पे हमें 4 से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि 4x प्लस 2 की पावर 3 × 3 और 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा -2/3, और नीचे क्या आएगा -2/3 अपॉन में क्या आएगा 4, अपॉन में क्या आएगा 4, प्लस का क्या आएगा c, प्लस का क्या आएगा 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 × 3, 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, ओके। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/8, 4 दूआ 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3/8, ठीक है, 4x प्लस 2 की पावर 2/3, प्लस का क्या मिलेगा c, ओके। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 3/8, ओके।
होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ठीक है। और अब शायद हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका रिजल्ट जी एक्स आ रहा है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इसका रिजल्ट क्या आएगा, जी ऑफ ए एक्स, और उसके कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, एल एन के फॉर्मेट में नहीं देखा है, एल एन को हम देख ले रहे हैं, ई टू द पावर भी देख ले रहे हैं, ठीक है। ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ये मुझे पता है। देन अगर ये मुझे पता है, ठीक है, देन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 5x dx। कभी भी हमसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बहुत कम रेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के टर्म में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 5x और उसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे हट के लेते हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चन एक प्रोसीड करते हैं, जो कि आज का लास्ट सवाल होगा, और उसके आगे कल हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने एक लॉजिक यहाँ पे सीखा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हेन एक्स रिप्लेस बाय द ए लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, जब भी हम एक्स को एक लीनियर एक्सप्रेशन से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो उसको कैसे एज ए इंटीग्रेशन में इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने सीखा। एक जनरल क्वेश्चन लिखते हैं, आज लास्ट करते हैं इसको, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आधा घंटे से ज़्यादा हो गया होगा। अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा ना होने पाए। ओके, तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, ओके, साइन 3x इंटू साइन 7x, ओके, साइन 7x dx। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, एक सेट पैटर्न है, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टूल यूज़ होगा, और वो क्यों होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, और यहाँ पे दो फंक्शंस है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही करना होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा इसमें। तो ये एक टूल हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं, टू साइन ए कॉस बी, ठीक है, टू साइन ए साइन बी, ओके, टू साइन ए साइन बी होता है कि कॉस ए माइनस बी, ओके, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके। अच्छा, ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्लस और माइनस के फॉर्मेट का इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को, मल्टीप्लिकेशन मुझे तो आता नहीं है इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं देखूं कि 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें और 2 से डिवाइड करो, तो ये हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, 2 साइन 3x साइन 7x। ओके, ऐसा करने पे बेनिफिट क्या है, ऐसा करने पे जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस ये माइनस में, यानी दो फंक्शंस के माइनस में ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और माइनस और प्लस का ही इंटीग्रेशन अभी तक हम लोगों ने सीखा है। ओके, फाइन, होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, और इसको अगर मैं देखूँ थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3x और बी की वैल्यू क्या है 7x। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने पढ़ाया नहीं, जब समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेट पैटर्न है, तो उसमें अगर मैं देखूं तो ये फार्मूला फिट बैठ रहा है, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी दैट मीन्स की 3x माइनस 7x माइनस कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स की 3x प्लस 7x। ओके, होप क्लियर होगा, dx, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ माइनस का 4x, कॉस का माइनस 4x माइनस कॉस 10x dx। ओके, होप क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, इसको भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे पढ़ाऊंगा, कुछ रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा आपको, एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे, ठीक है, कि कॉस का फंक्शन अगर उसका एंगल निगेटिव लेते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। या ग्राफ्स पढ़ाएंगे फंक्शंस में, उसमें भी इसका जिक्र करेंगे। ओके, तो यहाँ के लिए अभी इतना ही समझते हैं कि 1/2 है इंटीग्रेशन ऑफ कि कॉस फंक्शन का माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4x, ओके, माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 10x, और ये dx। अब देखिए हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है किसमें था, मल्टीप्लिकेशन में था। ये अच्छा सवाल है, मल्टीप्लिकेशन में था, और ये कंप्लीटली कन्वर्ट होके किसमें आ गया, डिफरेंस फॉर्मेट में आ गया। और डिफरेंस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन निकालना क्या होता है, आसान होता है। दैट मीन्स कि 1/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूल को हम यूज कर लेंगे कि दो फंक्शंस के बीच में माइनस ऑपरेटर है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 10x dx। ओके, होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से इंटरप्रिटेशन वो आ गया कि cos x मुझे पता है, तो cos 4x क्या होगा, cos 10x क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 1/2
साइन ऑफ 4x और इसके कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस साइन ऑफ 10x अपान क्या लिखेंगे 10, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम c को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फाइनली अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 10x बाई 10 दूना कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो डिवाइड किया जा रहा है ये इसका एंगल का पार्ट है। नहीं, ये कंप्लीटली पूरे जो एक्सप्रेशन है हमारा साइन 4x या साइन 10x उसको डिवाइड हो रहा है, एंगल को नहीं डिवाइड कर रहा है। इसीलिए जो बाहर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था उसका इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और कुछ अच्छा उसमें करेंगे। ठीक है, और रही बात वीडियोस की, तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने के कारण एक दिन मैंने होल्ड कर दिया, अदरवाइज क्लास डेली चलेगी। और चैनल को जैसे आप विजिट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप इंटीग्रेशन के सेक्शंस को खोलेंगे, इंटीग्रल्स फॉर क्लास 12th एंड IIT JEE, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट अगर कनेक्ट हो जा रहा है तो ठीक है। ओके, तो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ रिट्राई करके। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसको खोलेंगे तो ये देखिए अभी तो यहाँ पे देखिए 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप प्लेलिस्ट को जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन को जब भी चेक करेंगे, ओके, जैसे ही आप चैनल पे विजिट करेंगे और किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आप पाएंगे तो ई नोट्स जो भी रनिंग क्लास की नोट्स है उसके डिस्क्रिप्शन में 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा उसमें एडिटिंग वगैरह करना रहता है, उसके बाद उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लेक्चर नंबर 2 की बात करूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पे जैसे विजिट करेंगे, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डाउनलोड लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे लिखा है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जो भी नोट्स है रनिंग क्लास की नोट्स वो खुल जाएगी, और प्रिंटेड फॉर्मेट का नोट्स पे अभी काम चल रहा है कंप्यूटराइज, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा समय न मिलने के कारण जो है धीरे धीरे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे क्लास चल रही है ये वही नोट्स होता है जिसको करेंटली रनिंग क्लास का नोट्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद मैं अपलोड कर देता हूँ उस पर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी क्लास चलती है उसका PDF फॉर्मेट में नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, होप क्लियर होगा। और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आके आप देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, होप क्लियर होगा, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, कुछ अच्छा टॉपिक है अपकमिंग, पावर को कैसे रिड्यूस करके उस इंटीग्रेशन को हम करते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।